नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने ई वॉलेट, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में सीखना समझना शुरू किया है, उन्हें अब क्लोनिंग, फिशिंग, हैकिंग के बारे में भी जान समझ लेना चाहिए। ये कोई नए जमाने की बैंकिंग सुविधा नहीं है, बल्कि ये सब वो खतरे हैं जो कैशलेस लेन देन से जुड़े हुए हैं। देश में इन दिनों दो तरह की भीड़ है। एक उन लोगों की जो कैश के लिए बैंकों के बाहर कतार में खड़े हैं। दूसरी भीड़ साइबर स्पेस में है, जहां कैश की किल्लत से बचने के लिए लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई वॉलेट और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हैं। सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि देश को काले धन और भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए कैशलेस लेन देन करें। खरीदारी करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर कार्ड स्वाइप करें या फिर ई वॉलेट से खरीदारी करें। किसी को पैसे देने हो तो नेट बैंकिंग के जरिए आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें। लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कैशलेस सिस्टम के खतरों से आगाह किया है। साइबर सिक्योरिटी पर देश की नोडल एजेंसी सीईआरटी ने चेतावनी दी है कि नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग पर हैकिंग का खतरा बढ़ गया है। चूंकि ढेर सारे लोग ई बैंकिंग, ई वॉलेट और कार्ड स्वाइप जैसे सुविधाओं का नया इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, इसलिए साइबर अपराधी ऐसे लोगों के बैंक खाते में ऑनलाइन सेंधमारी कर सकते हैं। यूनिट है जो हम यूज कर रहे हैं, जो बैंक वेबसाइट बना देती है अपनी। अब अगर वो वेबसाइट ही सिक्योर नहीं है, उसका डेटाबेस सिक्योर नहीं है, तो हैकर उसे ब्रीच कर सकता है, वो डेटा चुरा सकता है। तब हमारा क्या होगा? तो आज बैंकों ने उसको अवॉइड करने के लिए अपनी सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन डाला हुआ है। तो आज मेरा जो भी डेटा वहां सेव हो रहा है वो एन्क्रिप्टेड है। लेकिन अब अभी हम क्या देख रहे हैं, जो ये वॉलेट्स वगैरह आए हैं, उनकी डेटा एन्क्रिप्शन की क्या स्ट्रेंथ है वो अभी पता नहीं है। अभी कल को अगर कोई किसी मशहूर वॉलेट को हैक कर ले, तो जितने करोड़ों अरबों कस्टमर्स ने उसमें खाते बनाए, उनकी सारी डिटेल उसके पास चली गई। और इस तरह के मामले, अगर आप सोचें तो डार्क नेट पे इस तरह के मामले हमारे सामने बहुत आते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस के तहत लंबे समय से लोग जांच का विषय भी रहा है, लेकिन जब जब हम इसको डिजिटल पेमेंट की ओर इशारा कर रहे थे कि देशवासी डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़े, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़े, तो इसमें जो साइबर से संबंधित जो ऑफेंस हैं वो भी शायद बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कोई हैक कर सकता है, क्योंकि अपराध करने वाले लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि जो नया सिस्टम आया उसमें कोई सेंध लगाएं। साइबर ऑफेंस में लोगों को हम इजाजत नहीं देंगे किसी की पर्सनल अकाउंट को हैक करने का या पर्सनल जानकारी प्राप्त करने का। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हमारी जिम्मेदारी न सिर्फ बहस करने की रहती है, ज्वलंत मुद्दों को उठाने की रहती है, बल्कि आपको सावधान करने की रहती है। इसलिए आज की बहस महज इस पॉइंट पर आधारित है कि आपको ऐसे खतरों से किस तरह सावधान होना चाहिए, किस तरह से निपटना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले हमेशा अच्छे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक खाते में ऑनलाइन सेंधमारी का खतरा क्या बढ़ गया है और कैशलेस लेन देन को साइबर चोरों से कौन बचाएगा, ये हमारे बहस का मुद्दा होगा। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, पवन दुग्गल जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, और एनके सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन दुग्गल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अब सबको लग रहा है कि ई वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ई ट्रांजेक्शन करना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए, या फिर पेटीएम जैसे साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि इन पर क्या खतरा है और सीईआरटी को ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में कुछ भी चीज पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है और हम लोग सब केंद्रित हो रखे हैं मोबाइल फोन्स पे। जब हम मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें आभास होना पड़ेगा कि इसके साथ जुड़े हुए हैं साइबर सुरक्षा की चुनौतियां। और इसलिए सर्टेन को ये एडवाइजरी देने की जरूरत पड़ गई। अब सर्टेन कोई नॉर्मल एजेंसी नहीं है, ये सरकार की नोडल एजेंसी है साइबर सुरक्षा की। अब जब वो ऐसी एजेंसी आपको बताती है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की एजेंसी ने समस्या को एक्नॉलेज किया है कि ये चुनौती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की जो फ्रेमवर्क है वो ठीक नहीं है। हमारे पास ना तो कोई विशिष्ट कानून है साइबर सुरक्षा को लेकर, ना ही कोई कानून है मोबाइल पेमेंट्स को लेकर। तभी लिए अगर हमारा कोई झगड़ा होता है मोबाइल पेमेंट्स को लेकर, तो हम कहां जाएंगे?
तो हमें पता नहीं, ना तो पुलिस हमारी मदद करेगी, ना कोई हमारे पास अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। तो मुझे लगता है भारत को काफी होमवर्क करना है। अगर आज की तारीख में 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इस संदर्भ में, तो वो है साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा की ब्रीच और साइबर लॉ। 3 चीजें। साइबर लॉ, आपको क्या लगता है साइबर लॉ में किस किस तरह के बदलाव होने चाहिए ताकि इसको एक हद तक तो हम सिक्योर कर पाए? देखिए, फिलहाल हमारा जो वर्तमान साइबर लॉ है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, ये जो है स्पष्ट तौर पर ई कॉमर्स को बढ़ावा देने वाला कानून था। इसका तवज्जो, इसका फोकस साइबर सिक्योरिटी था ही नहीं। हमने केवल एक बार इसका संशोधन किया सन 2008 में। उसमें भी हमारा, हालांकि हमने साइबर सुरक्षा की एक परिभाषा तो दी, लेकिन बड़े कॉस्मेटिक से चेंजेस किए। कुछ हमने गलतियां भी करी। एक राष्ट्र होने के नाते सबसे बड़ी ये गलती करी कि अधिकांश से साइबर क्राइम्स को हमने जमानती अपराध घोषित कर दिया। यानी कि इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, उसे तुरंत जमानत मिल जाएगी। उसका सीधा असर कि हमारे यहां साइबर क्राइम कन्विक्शंस सूख सी गई, बिल्कुल लेनी मुश्किल सी हो गई। अब इसलिए आज की तारीख में अगर आपको साइबर लॉ को अमेंड करना है, संशोधन करना है, तो कुछ बुनियादी चीजों को आपने इनकॉर्पोरेट करना है। पहली बात, साइबर सुरक्षा को लेकर आपको विशिष्ट कानूनी फ्रेमवर्क उसके अंदर शामिल करना है। दूसरी बात, मोबाइल पेमेंट्स के ऊपर आपको कानूनी मान्यता प्रदान करनी है। आज मैं मोबाइल पेमेंट्स करता हूं, उसके पीछे कोई कानूनी कोई फोर्स नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। तीसरी बात, मुझे लगता है लोगों को आपको इफेक्टिव लीगल रेमेडी देनी पड़ेगी कि अगर कहीं ना कहीं उनका पैसा लुप्त हो जाता है या वो साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, तब उनके पास एक वन स्टॉप विंडो होनी चाहिए, वहां वो रिपोर्ट करें और 48 से 72 घंटे में उनको कोई ना कोई रिस्पांस होना चाहिए। साथ ही साथ बैंक्स आपको ये ना कहें कि आपकी जिम्मेवारी थी, बैंक्स को भी अब ज्यादा जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और ज्यादा साइबर इंश्योरेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और अगर हम कैशलेस बनना चाहते हैं तो वर्तमान साइबर लॉ करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी सरकार की विजन को अभी सपोर्ट नहीं करता। संशोधन की तुरंत आवश्यकता है। अब संबित पात्रा जी, इस बात को कई लोगों ने उठाया कि आप ऐसा नहीं लगता कि हम कैशलेस सोसाइटी होने की दिशा में या फिर बिना नोटों के इस्तेमाल के बावजूद पेमेंट करने की दिशा में हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी वाला है। देखिए दीपक जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा पहले कि जो हम कैशलेस सोसाइटी कहते हैं, इसको खुद नरेंद्र मोदी जी ने हल्का सा अमेंड किया था पिछले रविवार को, जब उन्होंने मन की बात के माध्यम से देश से वार्तालाप की थी। उन्होंने कहा था कि हम पहले लेस कैश की ओर बढ़े, बाद में कैशलेस की चिंता करेंगे, धीरे धीरे कैशलेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसी एक स्टेप, जो नवंबर 8 को एक स्टेप हुआ, उसके कारण हम अगले दिन ही कैशलेस हो जाएंगे या एक महीने के अंदर कैशलेस हो जाएंगे, यह संभव नहीं है। इसलिए लेस कैश की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, यहां एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एनके सिंह साहब भी बैठे हैं। जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया इत्यादि हो गए, उनकी जो जीडीपी टू कैश रेशियो होता है वो बड़ा कम होता है, 3% 4% होता है। हिंदुस्तान का जो जीडीपी टू कैश रेशियो है वो 12.4% है। उद्देश्य है कि ये 12.4% से एक झटके में हम 4% पे ले आएंगे, ये संभव भी नहीं है, ना ये उद्देश्य है। उसको धीरे से कम करके कहीं 7-8% भी अगर हो जाए तो ये हमारा बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो इसलिए पहली बात कि पूरी तरह से कैशलेस नहीं, लेस कैश सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आप ठीक, दुग्गल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं कि साइबर सिक्योरिटी की ओर चिंतन होना चाहिए, उस पर अध्ययन भी होना चाहिए और उसको और समय के साथ दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मगर इसमें 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। देखिए, नंबर 1, जब कैशफुल सोसाइटी थे, जब मैं अपने पास जेब में बहुत सारे कैश रखता था, तब पॉकेटमारी का डर होता था, तब कोई मेरा बटुआ छीन के भागने का डर होता था, तब मेरे घर में कोई सेंध मार के मेरे घर के तिजोरी से कोई पैसा लेने का डर होता था, घर में कोई से चोरी होने का डर होता था। ये डर उस समय कैशफुल सोसाइटी के थे। अब साइबर सिक्योरिटी वाली चोरी कैशलेस सोसाइटी की दिक्कत है। स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं है कि हमें कैशलेस इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे साइबर चोर बैठे हुए हैं। चोर तो हर जगह बैठे हुए हैं, या तो साइबर चोर या तो घर में चोरी करने वाले। दोनों से निपटने के लिए कानून होने चाहिए। कानून दोनों में है। जो घर में चोरी करने वाले कानून होते हैं उसमें भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देखो जी,
पॉकेटमारी हो गई, मेरे घर में तिजोरी में चोरी हो गई, अभी तक 72 घंटे हो गए, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, पैसा रिकवर नहीं किया। बिल्कुल सच बात है, वहां भी दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। यहां भी दुग्गल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा विंडो खुलना चाहिए कि 28 घंटे 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर सुनवाई हो जानी चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते आगे ही ये सब अचीव करेंगे। ये ऐसा नहीं होता है कि ये चिकन एग फिनोमिना कि पहले मुर्गी आएगी या पहले अंडा आएगा, पहले कानून बनेगा या पहले हम रिफॉर्म शुरू करेंगे। दोनों हो सकता है, कानून भी थोड़ा बन सकता है और थोड़ा रिफॉर्म भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है दोनों कदम ताल करते हुए, रिफॉर्म और कानून में संशोधन, ये दोनों कदम ताल करते हुए चले तो अच्छा रहेगा। दोनों कदम ताल करते हुए चले। पर डॉक्टर अजय कुमार, आप खुद एक एजेंसी से जुड़े हुए थे, आपका खुद का एक प्रोफेशनल करियर रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कितने तैयार हैं हम साइबर सिक्योरिटी को लेकर? देखिए दीपक जी, अब तो मोदी जी की सरकार ने हम लोग को वैसे ही कैशलेस कर दिया, ना तो एटीएम में कैश है ना तो बैंक में कैश है, तो वैसे तो कैशलेस हो गए। और संबित पात्रा जी कह रहे थे कि अमेरिका का जीडीपी का रेशियो 4% है, जापान में कैश रेशियो 20% है। अगर आंकड़े हमको दिखाना है तो बहुत सारे आंकड़े दिखा सकते हैं। जर्मनी में 80% जो है खरीदो बिक्री, जो 80% खरीदो बिक्री कैश से होता है। जर्मनी भी विकसित देश है और स्वीडन में सिर्फ 4% होते हैं। तो इस तरह का आंकड़े पेश करने से जो है कैशलेस और नॉन कैशलेस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी के बारे में बोल दीजिएगा, और मैं सिर्फ आपत्ति हमको इस बात पर है कि लगातार सरकार जो है जनता के बीच में एक पर एक जो है जुमले छोड़ देती है। कभी मेक इन इंडिया, आप उसकी स्थिति देख लीजिए, कभी स्टार्टअप इंडिया, उसकी स्थिति देख लीजिए। अब नया शुरू हो गया कैशलेस इन इंडिया। अब कैशलेस इन इंडिया की बात सुन लीजिए कि सिर्फ 25 करोड़ स्मार्टफोन है, तो इसका मतलब है कि इस देश के 100 करोड़ से भी अधिक जनता जो है वो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो है ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन जिसकी आवश्यकता है वो सिर्फ 20-25% पर है, तो 80% जनता नहीं कर पाएगी। और पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है, अब आप देख लीजिएगा इस देश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास दुकानदार हैं, और मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कितने हैं? 14 लाख है। लेकिन हम कैशलेस बन जाएंगे। तो हमारा यह कहना है कि जिस तरह से जो है विमुद्रीकरण की तैयारी सरकार ने किया था, जिसमें 110 संशोधन हो गए, 86 लोग मर गए लाइन में एटीएम में खड़े खड़े। अगर आपको जो है करना है तो एक प्लान के तरीके से, एक सुनिश्चित करके इस तरीके से जनता के बीच में भारत कैशलेस हो जाएगा। आज हमने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में एक आदमी का फोटो देखा था कि चेक देते हुए, और वो बोलते कि हमने कैशलेस कर दिया और डिजिटल कर दिया। अब चेक देना भी डिजिटल वो कैसे हो गया? लेकिन जिस तरह से पूरे देश में दीपक जी हम लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहले तो ये है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए मैं सिर्फ एक आंकड़े आपको पेश करूंगा कि जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, 95% लोग डेबिट कार्ड को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कैश निकालने के लिए। लेकिन सरकार कहती है कि 70 करोड़, उसमें से भी आंकड़े देख लीजिए, 70 करोड़ उसमें से जो है अधिकांश रुपे क्रेडिट कार्ड था जो जनधन योजना और सरकारी बैंक ने जनता को दिया था। तो हमारा यह कहना है दीपक जी कि कोई तैयारी नहीं, बस यही है कि रोज लगातार जो है जुमले पर जुमले जो है जनता के ऊपर थोपी जा रही है। और पवन जी ने ठीक कहा था, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है, इसको जो है धीरे से करने की आवश्यकता है। और लास्ट में एक चीज बताइए, अगर कैश आवश्यकता नहीं होती इस देश में तो रिजर्व बैंक उसको छापती क्यों? क्योंकि कैश की जरूरत है, नहीं तो क्या जबरदस्ती थोड़ी जो है रिजर्व बैंक जनता को कैश दे रही है। तो जैसे मार्केट के ऊपर आप विश्वास करते, कैश उतनी छपेगी जितनी आपको आवश्यकता है। और सरकार कहती है कि हम जो है कैशलेस बनाएंगे। तो हमारा यह कहना है कि आप एक बहुत ही जिम्मेवारी पद पर है, सरकार को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो यदि उनको कार्रवाई करना है तो एक एक कदम फूक फूक के चढ़ करके इस्तेमाल करें। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करके इस देश को जो है ना कि स्थिति को अस्त व्यस्त करने से जो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जनता के बीच में, ना तो कैश निकल रहा है एटीएम से, ना तो बैंक में है, और रोज की जो है मरने की कहानी चल रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, क्वेश्चन तो रखना चाहिए
लेकिन जल्दबाजी में कदम न उठाए। डॉक्टर अजय कुमार ये भी सलाह दे रहे हैं आपको, अब उनको लगता है कि आपने जो कदम उठाए जुमले देने के सिवा कुछ नहीं किया। देखिए, वो एंटाइटल्ड है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, मेरे मित्र भी हैं, मगर मुझे लगता है मैं डिबेट में फैक्ट्स के साथ और केवल रेटोरिक्स के साथ डिबेट ना करूं। देखिए, पहली बात, अभी आज मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, आप भी पढ़े होंगे, आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ है कि कैश और कैशलेस में। वो आर्टिकल जो है वो भास्कर चक्रवर्ती का है। वैसे तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे बड़ा एक बैलेंस स्टैंड लिया है, अच्छा भी कहा है, बुरा भी कहा है, मगर एक बड़ी बात कि कैशलेस सोसाइटी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैश होने से कितने नुकसान होता है, उसका बड़ा अच्छा विवरण दिया है कि कैश को मेंटेन रखने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और अजय जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रातों रात हमें कैशलेस हो जाना चाहिए, बिल्कुल रिजर्व बैंक उतना ही पैसा छापेगी जितना आवश्यक है, उससे भी पैसा बचता है। तीसरी बात, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा देश में 25 करोड़ स्मार्टफोन है, बिल्कुल सही कहा, 30 करोड़ है, वैसे 30 करोड़ स्मार्टफोन है। 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब लगभग 100 करोड़ फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, वो फोन है। और याद रखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए केवल स्मार्टफोन की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, साधारण फोन से भी हो सकता है। मगर आपकी बात सही है, सब लोग एक रात में वो सब सीख जाएं और करने लगे, ऐसा भी संभव नहीं है। याद रखिए, कुछ वर्षों पहले जब मोबाइल हिंदुस्तान में आ रहा था, तब कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि हर गांव में, हर दलित के घर में, हर गरीब के हाथ में एक दिन मोबाइल भी होगा। उस समय हम इस बात पे हंसते थे। वो एक बड़ा बदलाव एनडीए की उस सरकार के समय, वाजपेयी जी के समय आया, और आज वो कम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन देखिए कि हर हाथ में मोबाइल है। तो आज अगर हम ये सोचेंगे कि संभव ही नहीं है, तो कल कभी भी संभव नहीं होगा। और मैं अंत में एक बड़ी बात बताऊं आपको, देखिए, ये जुमलों की सरकार नहीं है। जैम जो है ना, जनधन, आधार और मोबाइल, ये एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा मोदी जी ने लिया है कि हिंदुस्तान के इकोनॉमी को जैम के माध्यम से बदलना है, स्टेप बाय स्टेप। जिस दिन वो आए, जैम का काम उस दिन से शुरू हुआ और अब भी जारी है। और मैं आपको बताता हूं, 2019 तक ये इतना बड़ा एक फिलॉसफी बन जाएगा कि पूरी हिंदुस्तान में तो नहीं, मगर अधिकांश लोग इससे लाभान्वित होंगे। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी था, 40,000 करोड़ रुपए हमने बचा लिए ना। ये लीकेज होता था, ये पैसा बिचौलियों के पास चला जाता था, पॉलिटिशियंस खा लेते थे। 40,000 करोड़ रुपीस हमने बचा लिया। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, 2019 तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देश के इकोनॉमी में देख पाएंगे। 2019 तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, आज जो साइबर ठगी होती है उसके नए नए तरीके निकल गए हैं। आदमी नाइजीरिया में बैठा है, मुझे दिल्ली के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर एक ईमेल भेजता है और बोलता है कि आपको इतना सारा कैश मिलेगा, आप फलाने फलाने नंबर्स मुझे भेजिए। तो अगर कोई डिजिटल ठगी यहां से बैठ के कहीं दूर से हो रही है, 7 समंदर पार से हो रही है, उसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, इंटरनेट एक ग्लोबलाइज्ड प्रोसेस है और हमारा जो लिटरेसी है इंटरनेट यूज को लेके, बैंकिंग यूज को लेके बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे है, बहुत ही बचकाना है। अभी हम चीजें जानते नहीं है। जिस देश में 74% लिटरेसी रेट हो, उसमें आप इसको रातों रात लाएं और इसके जो नुकसान है वो ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी जब भी मासेस के लिए यूज की जाती है, तो एक तो वो सस्ती होती है और दूसरा ये होता है कि वो अपरिहार्य है, आपको यूज करना ही पड़ेगा। यूरिया आपको लाना पड़ा, उसी तरह से एटीएम आपको लाना पड़ा। तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का पहला शर्त ही होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और जीवन को सहज करता है। तो आपको कैशलेस पे जाना पड़ेगा, ई बैंकिंग पे जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बस यही कहा कि प्री मैच्योर डिलीवरी तो नहीं थी। जी हां, बिल्कुल हुई है। आज आप देखें 80% बैंक्स जो भारत के हैं वो विंडो एक्सपी पे चलते हैं, जो 15 साल पुराना है। नतीजा यह होता है कि उनके यहां अपना सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। हर तीसरे दिन आप देखेंगे बैंक में कि नहीं साहब, आज पैसा नहीं मिलेगा, आज हमारा सिस्टम खराब है। तो एक तो वो लिटरेसी बैंक तक नहीं गई है। दूसरा यह है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड तो छोड़िए, डेबिट कार्ड भी नहीं है। तो प्री मैच्योर थोड़ा जरूर है, लेकिन इस क्राइसिस में एक रिवॉल्यूशन की तरह इसको लाया जाए, इसको लोग समझे। हां, सबसे बड़ी बात है कि साइबर लॉज आपके स्ट्रांग नहीं है। जो पवन जी कह रहे थे बिल्कुल सही था। और प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी लॉ ये आपका होना चाहिए, क्योंकि हमारे डाटा अगर आम फहम हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से खतरा बहुत बड़ा होगा। खतरा बड़ा लॉ के लिए दीपक जी एक चीज होती है,
अगर उस पर डिस्ट्रस्ट लोगों का हो गया कि मेरा पैसा कहीं खतरे में न चला जाए, तो ये डिस्ट्रस्ट इतना बड़ा होता है कि फिर सरकार को उस रीट्रस्ट लाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए इस खतरे से आगाह करना जरूरी है, क्योंकि आपने कहा कि मीडिया का काम है कि इस खतरे से आगाह करे, तो सरकार को भी इससे आगाह होना चाहिए कि अगर पब्लिक का डिस्ट्रस्ट इस सिस्टम पे हो गया तो आपको अगले 5 साल लग जाएंगे इसको वापस लाने में। तो सब तो कैशलेस लेन देन पर कितने साइबर खतरे हैं, इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं आज टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। सीधे चलते हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी के पास। पवन दुग्गल जी, हमारा जो सिस्टम है फिलहाल, और आपने कहा कि हमारे यहाँ जो बेसिक कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है, उसके चलते डाटा हैक करना कितना आसान है? दीपक जी, आज की तारीख में डेटा हैक करना बहुत आसान है, स्कूल के बच्चे का खेल का काम है। कारण यह है कि हैकिंग के इतने सारे फ्री टूल्स उपलब्ध हो गए हैं कि हर कोई व्यक्ति हैकर बन सकता है, प्रोवाइडेड है 5 या 6 घंटे टाइम लगा दे। और इतने सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह जो है मिटाता चलता है। ऑन टॉप ऑफ इट एक और बहुत अनरेगुलेटेड सेक्टर है, हर गली नुक्कड़ कोने में ये एथिकल हैकिंग स्कूल्स खुल गए हैं। ये स्कूल्स आपको कहते हैं 15 या 20 हजार रुपए दो, हम आपको एथिकल हैकर बनाते हैं और इफेक्टिवली आपको चोरी करना सिखाते हैं विदाउट लेटिंग यू नो कि आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी तो आप साइबर क्राइम की ओर दौड़ जाएंगे। और कानून की परिदृश्य डालें तो कानून तो बिल्कुल अपंग है। धारा 66 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कहता है कि हैकिंग जो है एक जमानती अपराध है। अगर आप पकड़े भी जाए तुरंत बेल होगी, और अगर बहुत ज्यादा हो भी गया और सजा भी होगी तो कितनी, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और वो तो पहला लेवल होगा ना, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष हैकिंग को लेकर कन्विक्शंस नहीं करा पाया है। तो आम आदमी की जो आस्था है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं डगमगा सा गया है। आम आदमी का विश्वास डगमगा गया है। डॉक्टर अजय कुमार, आपको क्या लगता है? एक तो इसका जमानती अपराध होना और दूसरा अधिकतम सजा 3 साल की होना, ये दोनों कितना बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं हमारी साइबर सिक्योरिटी को, अगर हमारा कानून इस तरीके का है तो? देखिए दीपक जी, जो पवन जी ने कहा था एकदम सही बात है कि अगर कानून बहुत ही कमजोर है और संबित जी यहां पर इस बहस में शामिल है, तो सरकार को उनके माध्यम से सरकार से जरूर अनुरोध करूंगा कि जो जो बिंदु पवन जी ने उठाए थे वो तुरंत उठाएं और सरकार जल्द से जल्द जो है एक कारगर साइबर सिक्योरिटी और साइबर ब्रीच और के कानून ले आए। लेकिन इसके अलावा जो है दीपक जी, सबसे ज्यादा खतरा हमको लगता है एक प्राइवेसी लॉ भी, जो सरकार को जो है, सरकार आधार जैम के बारे में संबित जी ने कहा था, तो जैम की मोबाइल आधार के अलावा ये सब चीज उसमें क्या होगा कि हमारी जो व्यक्तिगत निजी सूचियां हैं, हमारे जो निजी डेटा है, उसके ऊपर जो है सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। और लगातार जिस तरह से जो है, अगर आप आधार को यूज करेंगे, आधार के इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर में आप आधार को यूज करेंगे, केवाईसी में, तो क्या हो रहा है कि पूरे आपकी जो जितने भी जो है प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सार्वजनिक हो जाएगी। तो इसलिए और ये सरकार के ऊपर भी जो है लगाम लगाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सरकार को भी आपकी जितनी भी निजी जो है इंफॉर्मेशन है उसको जो हाथ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और मैं सरकार से जरूर आप और संबित जी से यही अनुरोध करूंगा कि जो है सरकार को जल्द से जल्द बोले, क्योंकि एक तो प्राइवेसी के बारे में बात होनी चाहिए, एक कारगर कानून लाने की आवश्यकता है, साइबर कानून को जो है कारगर बनाने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है, आखिरी में जो है दीपक जी, कोई भी अपराध होगा तो आप जाएंगे भारत के किसी भी जिला के थाने में, आप दरोगा जी के पास जाएंगे, एसएचओ के पास जाएंगे, और वर्तमान में जो भारत पुलिस के जितने भी राज्य के स्टेट पुलिस की जो तैयारी है, इसमें जो नगन के बराबर है।
जो तैयारी है वो एकदम जो है अभी भी बहुत ही प्रीमेच्योर है, वो बचकाना वाली स्थिति है। और इसीलिए हम लोग को जो है पहले तो हमारे जो थाने का जो क्षमता है साइबर क्राइम को लड़ने के लिए उसको सुधारना पड़ेगा। और इसकी जो चुनौती है बहुत ही बड़ी है। वर्तमान में दरोगा जी की जो है साइबर सिक्योरिटी और ट्रैकिंग और भारतीय पुलिस की जो क्षमता इस पर है बहुत ही सीमित है। और इसीलिए अभी जितने भी आपने हाल में सुना होगा कि 32 लाख कार्ड जो है डेबिट कार्ड की जो सूची की चोरी हुई थी, उसके बाद जो मामला गायब हो गया। तो हमारा यह कहना है कि जब तक हम अपने जो है पुलिस के जो है अनुसंधान के तंत्र को जो है और कारगर नहीं बनाएंगे, जब तक साइबर कानून कारगर नहीं बनाएंगे और प्राइवेसी निजी सूचना को किस तरह से हम लोग सुरक्षित रखें, सरकार से भी और बाकी लोग से भी इस पर कार्रवाई करने की अति आवश्यकता है। ठीक है, इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपका ध्यान एक तरफ और दिलवाना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि हम कानून बनाए, लेकिन कानून तो तभी बनेगा ना जब संसद चलेगी, और संसद तो चल ही नहीं पा रही है, विपक्ष चलने ही नहीं दे रहा है संसद, तो कानून बनेगा कैसे? उस पॉइंट पर मैं डॉक्टर संबित पात्रा के पास जाऊंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, आपको क्या लगता है, अगर 7 समंदर बैठे, दीपक जी, 7 समंदर पार बैठे अगर कोई साइबर क्राइम होता है, साइबर हैकिंग होती है, तो भारत के कानून के हाथ क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए, पहले तो मुझे आज बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि आज अजय जी जैसे महारथी ने एक सेल्फ गोल कर लिया है। मैं मजाक में बोल रहा हूं कि सेल्फ गोल कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ, वो दुग्गल जी से बिल्कुल सहमत है, एक बहुत कमजोर साइबर कानून देश में है और उसे ठीक करने की आवश्यकता है। सरकार से भी अपील की कि कमजोर कानून को ठीक करे। वो कानून कब बना था, दीपक जी ने आपको बताया भी था, 2008 में बना था। कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? क्या एक भी डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता था? बहुत बड़े आकार में डिजिटल ट्रांजैक्शन देश में होता था। दीपक जी, तो मेरा तो सवाल ये उठता है कि कमजोर कानून बनाया ही क्यों? आप डिजिटल ट्रांजैक्शन के लोगों को जो चोरी करते थे उनको बचाव कर रहे थे उनका, जो आपने इतना कमजोर कानून बनाया। बहरहाल, आपके सुझाव को हम सही डायरेक्शन में लेंगे और इसका जरूर अमेंडमेंट करके इसको दुरुस्त करेंगे। अब 2-3 पॉइंट में रखना चाहता हूं। देखिए, ये जो हम जो आप बोल लीजिएगा, आपने 15 मिनट बोला, मेरे बोलने के बाद बोल लीजिएगा। देखिए, जहां तक साइबर लॉज एंड साइबर सिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कानून, चाहे साइबर कानून हो, चाहे सीआरपीसी या आईपीसी हो, ये सारे सख्त होने चाहिए और इनमें एक डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए। मगर जब, जैसा कि बिल्कुल एनके सिंह जी ने सही कहा कि जो टेक्निक है वो अपरिहार्य है। कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको कि ग्रहण करना अनिवार्य है। जैसे कंप्यूटर जब आया, आपको याद होगा, ऐसे ही डिबेट होते थे रातों रात तक कि कंप्यूटर में वायरस घुस जाएगा, कंप्यूटर आपका सारा डाटा ले लेगा, कंप्यूटर आपको रात में छुप छुप के देखेगा, सारे लोग नौकरी से बाहर। लगता है डॉक्टर संबित पात्रा की कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है। एनके सिंह साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके एक मिनट डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास पहुंचता हूं। संबित पात्रा जी का कनेक्शन ठीक करने की कोशिश हो रही है। एनके सिंह जी, आपको क्या लगता है, जो ऑनलाइन सेंधमारी का खतरा है वो ठीक उसी तरह के खतरे की तरह है जिस तरह से हम बात करते थे कंप्यूटर आएगा तो ये हो जाएगा, जिस तरह का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। पात्रा देने की बात, खुद अपना याद आ रहा है कि 1995 की बात है। मेरे पास जब कंप्यूटर आया तो मैंने 3 महीने उसको छुआ नहीं। वही पुराना टेलीप्रिंटर पे, हमारा टेलीप्रिंटर ऑपरेटर होता, मैं अंग्रेजी में टाइप करता था और टेलीप्रिंटर आपको उसको भेजता था। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया ये कह के ये बकवास है। हुआ ये कि एक बार हमने स्टोरी अपनी टाइप की, राजीव गांधी कोई आया था, हाँ राजीव गांधी आए थे, मैंने टाइप किया, वो सारा उड़ गया क्योंकि हमारी जानकारी कम थी, तो सारा उड़ गया। तो एक इमीडिएट भारतीय समाज की एक मानसिकता की प्रॉब्लम है कि वो रिसीव टेक्नोलॉजी को थोड़ा बाद में करता है। यूरिया को आपको लेके याद होगा कि एक्सटेंशन प्लानर जब जाते थे ब्लॉक डेवलपमेंट के लोग, तो लोग लाठी लेके भगा देते थे उसको कि नहीं ये पूरा खेत जला देगी। तो थोड़ा सा रिजिड सोसाइटी में, जो सेमी लिटरेट रिजिड सोसाइटीज होती हैं, उसमें एडॉप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, लिहाजा कुछ हद तक इसको एडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो इशू है कि आने वाले दिनों में इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको ये लाना ही पड़ेगा। मोबाइल से मुझे याद है कि मैं अपनी बीबी, शादी हुई थी तो 15 दिन लगते थे चिट्ठी आने में,
आज से 40 साल पहले की बात है, 15 दिन में चिट्ठियां आया करती थी, तब जाके हालचाल पता लगता है बिहार के गांव से। आज वो स्थिति नहीं है, आप मोबाइल पे हर मजदूर अपने घर पे दुख सुख में बात कर लेता है। और ये बात सही है कि मोबाइल तो इस समय 1000 मतलब 1 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन 30 करोड़ आदमी ऐसे जो हाथ में लोटा लेके दूसरे हाथ में मोबाइल लेके खेत में जाते हैं। ये भी एक दूसरा पक्ष है इसका। तो डेवलपमेंट हमारा कैसा हो, बिल्कुल सही है कि आज हमें पहले तो मासेस को एजुकेट करें। हमारा 74% लिटरेसी रेट है। ऐसे में क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि वो अंग्रेजी में चाहे हिंदी में वाकई ई बैंकिंग कर सकता है? मेरे ख्याल से अभी उसको एजुकेट करने की जरूरत है और ई बैंकिंग को यूजर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, जो अभी नहीं हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप अगर इसको लाते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं और आपके पैसे का बड़ी गाढ़ी कमाई का 2 लाख रुपया कहीं निकल जाता है, तो उसके बाद जो मैसेज फैलेगा पूरे देश में, उसमें कोई भी इधर नहीं जाएगा और ये डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसके लिए भी सचेत रहना होगा। और जैसा आपने शुरू में कहा, मीडिया का भी एक बड़ा कर्तव्य है कि इसके प्रति एजुकेट करे, जो आज आप कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आप बोलते बोलते रुक गए थे, इसलिए मैं आपको अपनी बात खत्म करने का मौका देता हूं, फिर डॉक्टर अजय कुमार के पास जाऊंगा। जी धन्यवाद। वो दरअसल यहां से लिंक कटने के कारण मैंने पूरी बात रख नहीं पाया था। देखिए, बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन कंसर्न्स है। सब लोग इंक्लूडिंग मिस्टर अजय कुमार, वो भी बहुत एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके कंसर्न्स भी जेन्युइन है। दुग्गल साहब और एनके सिंह साहब तो है, वाकई बहुत उन्होंने सही पॉइंट्स रखे। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री के समान है, उसमें सेंध पड़ गई। सारे वहां से मेल चोरी हो गए, विकीलीक्स का इतना बड़ा कांड हो गया। आप बताइए, ये जो पूरा चुनाव हुआ यूएस का अभी, उसमें सिर्फ एक ही विषय था, हिलरी के ईमेल। सारे चुराए हुए ईमेल के ऊपर चुनाव लड़ा गया। इसका अर्थ ही, और देखिए 2015 में यूएस की जो मिलिट्री है, मिलिट्री का जो मेन उनका ट्विटर हैंडल है, वो हैक हो गया। पेंटागन का ट्विटर हैंडल हैक हो गया। उसके बावजूद यूएस ने अपने डिजिटल वर्ल्ड को बंद नहीं किया, बल्कि यूएस अभी डिजिटली बहुत एडवांस्ड है, वो कैशलेस सोसाइटी है। तो स्वाभाविक रूप से जब डिजिटल वर्ल्ड होता है, उसकी अपनी चुनौतियां होती है। मगर उस चुनौती से हम अन्यथा डरे भी, और डर के कारण अवेयर भी हो, प्रिपरेशन भी करें। बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं होता, और सरकार भी अपना काम करे। मगर इतना डर जाएं कि हम उसको अपनाने से ही रिजेक्ट कर दें, तो ये हैकिंग तो नहीं हो रही दीपक जी कहीं? हैकिंग तो नहीं हो रही है इनकी आवाज की? नहीं, हैकिंग नहीं हो रही, क्योंकि इसमें हैकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मौसम या फिर किसी केबलिंग के चलते ऐसा हो रहा है। डॉक्टर अजय कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, नए परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, क्या क्या करने की जरूरत है, और कब तक आप संसद चलने लगे ताकि ये कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सुचारू रूप से चल पाए, बन पाए? दीपक जी, पहले तो 2.5 साल तक, अभी ये सरकार को 2.5 साल हो गया है, तो आपको सिर्फ इसी सत्र में पूरा आपकी जो है आप पूरे ध्यान लगाए हुए इसी सत्र पर। हम संबित जी अब अभी उपस्थित नहीं है शो में, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो मोदी जी की सरकार 2.5 साल से एक कानून नहीं ले आ पाए जो साइबर क्राइम और प्राइवेसी के संबंध में, तो अगर आप बोलेंगे कि हमने गलती की या हमने 2008 में, 2008 और 2016 में जो समय भी अलग है, लगातार जिस तरह से साइबर क्राइम जो बढ़ रही है, समय भी अलग और समय की आवश्यकता भी अलग है, और जिस तरह से आधार को ये सरकार इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए आप हमारे पवन जी, सभी के, एनके सिंह साहब, सभी के जो है निजी सूची पर खतरा है और इस पर कानून लाना आवश्यकता है। और हम किसी सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। और आखिरी में, यदि आप डिजिटल इंडिया और कैशलेस के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक चीज याद रखिएगा कि पूरे 60% आबादी के लिए सिर्फ 50,000, इसका मतलब है कि 70 करोड़ के आसपास 80 करोड़ की जनता के लिए सिर्फ 50,000 एटीएम है ग्रामीण क्षेत्र में। 70% एटीएम सिर्फ 15 शहर में है। इस देश के 15 प्रमुख शहर में 70% एटीएम है, और आप बोल रहे हैं कि हम लोग कैशलेस बनेंगे। तो पहले तो जो है आपको जो है नींव की ईंट बिछानी पड़ेगी, ढांचा जो है खड़ा करना पड़ेगा, तब जो है पहले ही हम लोग पेटीएम पे कूद गए। और मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि ये पेटीएम हो या जियो वाला पेमेंट चैनल हो,
ये सरकार जिस तरह से इसको प्रमोट कर रहा है वो ठीक नहीं है। स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अपने निजी जो है पेमेंट चैनल, मोबाइल पेमेंट चैनल है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत सरकार का है, उसको जो आगे बढ़ाइए। ये पेटीएम से लेके जियो से जो निजी चैनल का, उसकी क्या जिम्मेवारी है? आपका पैसा वहां पर सुरक्षित है कि नहीं? तो ये सब बातें जो है मैं सरकार से पहले से जो है सचेत करना चाहता हूं कि देश के लिए, सरकार के लिए एक अच्छा पोजीशन नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सरकारी इंटरफेस है, सरकार के माध्यम से पेमेंट होता है। आई मीन सरकार वाला संस्थान है, तो वैसे संस्थानों को इस्तेमाल कीजिए ताकि आम जनता को यह विश्वास रहे कि हमारे पैसा सुरक्षित है। वैसे प्राइवेटाइजेशन एनके सिंह साहब बोल रहे हैं, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। ये पूरी तरह से कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर उतारा जाए और वही हो रहा है। वाकई डॉक्टर संबित पात्रा, अगर यूपीआई इंटरफेस जैसे सुविधाएं हैं हमारे पास, तो आखिरकार हम क्यों पेटीएम या ई वॉलेट की दूसरी है फ्री चार्ज, या इसको क्यों इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए, यूपीआई को तो सरकार ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको याद होगा शक्तिकांत दास जी ने खुद एसबीआई के लोगों को बिठाकर वो प्रचारित किया था, उसका काम करने का तरीका भी हमें दिखाया था। दूसरी बात है कि जो आज मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि सरकार भी पेटीएम के लाइन पे एक उसी प्रकार के टूल को लाने के लिए भी अग्रसर हो चुकी है, तो बहुत जल्दी हम वो भी देखेंगे। तो स्वाभाविक है, जब मार्केट में जो जो टूल्स अवेलेबल हैं लोग उसका अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब अगर हम कैशलेसनेस की ओर बढ़ रहे हैं, लेस कैश की ओर बढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर बहुत सारा कंपटीशन होगा और कंपटीशन में जो आगे बढ़कर आएगा वही जीतेगा। इसमें ये कंपटीशन कह रहा है। आप याद करिए, मोबाइल में एक जमाना था जब इनकमिंग कॉल 16 रुपए का होता था, और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आज सब फ्री करने के लिए बाध्य हो गए। तो स्वाभाविक है आगे चलकर भी इसमें जितने भी ये कैशलेस सोसाइटी के तरीके होते हैं उन सारे में कंपटीशन होगा, और जो सहूलियत देगा वही जीतेगा। सरकार देगी तो सरकार जीतेगी, वरना जो प्लेयर देगा वो जीतेगा। ये आज मार्केट का रूल है। ठीक है। और देखिए, मैं क्योंकि डिबेट एंड की ओर जा रहा है, मैं एक सारगंभीर बात कहना चाहता हूं। आप देखिए, जब हम लोग सरकार में नए नए आए थे 2.5 साल पहले और बजट पारित होने वाला होता था, एक सवाल हमसे रोज रोज पूछा जाता था बजट से पहले कि व्हाट इज द बिग बैंग रिफॉर्म, कौन सा बड़ा रिफॉर्म आप लेके आएंगे। उस समय हम बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते थे वो बोलते थे अच्छा ये तो कोई बिग बैंग रिफॉर्म है नहीं। आप देखिए, पहली बार एक बिग बैंग रिफॉर्म आया है, और इस बिग बैंग रिफॉर्म को मुझे लगता है आलोचना तो होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है, आलोचना होनी चाहिए, मगर लगता है ओबी बैन के अंदर काफी दिक्कत है डॉक्टर संबित पात्रा के। लेकिन दुग्गल साहब, ये जो दीपक जी हमारी बात सुन लीजिए। फिर मैं एक अजय कुमार जी आपका से 1 मिनट में आ रहा हूं। मुझे दुग्गल साहब का एक बहुत टेक्निकल पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन लेना है। साइबर सिक्योरिटी एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर मैं आज आपको सीईआरटी की रिलीज की बात करूं तो उसमें कई सारी एडवाइजरीज है, और कुछ एडवाइजरीज में इतने ज्यादा टेक्निकल वर्ड हैं कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझने के बावजूद भी मैं उसको समझ पाने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में सरकार को कैसे एजुकेट करना चाहिए उस आदमी को जो बड़ी मुश्किल से अपना मोबाइल फोन यूज कर पाता है। देखिए, आपको साइबर सुरक्षा को आम आदमी की भाषा में बोलना पड़ेगा। अगर आपको बहुत टेक्निकल बात बोलनी है तो ज्यादा ऑडियंस आपको नहीं बोलेगी। देखिए, भारतवर्ष में आज जितने भी ऑनलाइन यूजर्स हैं उसमें लगभग 68% जो यूजर्स हैं वो केवल मोबाइल से ही इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो आवश्यकता है उन उपभोक्ताओं को हमें टारगेट करना है, बहुत टेक्निकल भाषा से नहीं। लेकिन यहां पर अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, ना तो कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ना ही लोगों को हमने किसी प्रकार से ट्रेन किया है। आवश्यकता है सरकारी कार्यक्रम द्वारा, आईएसपीज द्वारा, कॉर्पोरेट्स द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकें। कारण यह है कि जागरूकता होगी तब लोग थोड़ा बहुत उन पर असर होगा। आवश्यकता यह है कि हम उस ध्येय तक पहुंचे। ध्येय क्या है कि हमें साइबर सुरक्षा को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये सोच कि साइबर सुरक्षा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करेगी, ये गलत है। हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं ना कि जो चेन होती है वो उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना कि उसका सबसे कमजोर कड़ी।
तो ये हमें इंश्योर करना है कि हम कमजोर कभी ना करें, कांस्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहें, वरना ऐसा होगा कि लगातार साइबर क्राइम होते रहेंगे और लोग लगातार इसके विक्टिम बनते रहेंगे। ठीक है, 10 बड़े बैंक से 32 लाख डेबिट कार्ड का डाटा चोरी हुआ और डाटा चोरी होना एक प्रोसेस का हमारा हिस्सा बन गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस डाटा चोरी के जमाने में जब डाटा ही सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज डाटा नाउ, डाटा ही सब कुछ हो चुका है, हमको और क्या प्रिकॉशंस रखनी होंगी एक आम आदमी को समझाने के लिए कि भाई आपके साथ ये साइबर फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। कोई भी ई वॉलेट है, ई वॉलेट में अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है या मैं जहां चाहूं वहां पैसा नहीं पहुंचता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बैंक में तो बैंक ओन अप करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या प्राइवेट वॉलेट वाला वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करेगा और मेरे फ्रॉड हुए पैसे को लौटाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और ये स्टेट को कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए, वो इमीडिएटली एक्शन में स्विंग करे। और उसके बाद बैंक, क्योंकि कहीं से हमारी गलती उसमें नहीं है, हम आपकी एक टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं जो समय की जरूरत है, ऐसे में एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। और जैसे ही ये ट्रांसफर हमारा गलत हो, एक तो दरोगा पवन जी ने बड़ा अच्छा काम है, वही तब से सोच रहा था कि अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट से कुछ चोरी हो गया, मैं जाके थाने में जाता हूं तो दरोगा पहले तो हंसेगा कि भाई साहब आप कर क्या रहे थे, उसको समझ में नहीं आएगा कि इसके चोरी को हम इन्वेस्टिगेट कैसे करें। तो क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन बहुत खराब होगा, रेट ऑफ कन्विक्शन बहुत पुअर होगा। तो मेरे ख्याल से स्टेट की ये जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी आप मासेज में जाते हैं टेक्नोलॉजी को लेके तो ये क्वेश्चंस उठते हैं। स्टेट को थोड़ा रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो नहीं बढ़ाया तो इस पर डिस्ट्रस जो होगा वो काफी कॉस्टली होगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि जो अविश्वास पैदा हो सकता है एक कंज्यूमर के बीच और एक सिस्टम के बीच या सिस्टम के ऑपरेटर के बीच, उसको बेहद कम करने की जरूरत है। तो हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़े, हम ई पेमेंट की तरफ आगे बढ़े। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम उसको कैसे अधिक से अधिक सुरक्षित कर सकें, क्योंकि सुरक्षित रहना ही सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। और कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और वाकई इस सावधानी को हम न छोड़ें। इसके लिए हमको साइबर सिक्योरिटी में किस तरह के उपाय आगे करने होंगे, इस पर गंभीर चिंतन मनन अभी ही कर लेना पड़ेगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।